नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं प्राध्यापक डॉक्टर भुमरे पीएम, सहायक प्राध्यापक। आज हम एक महान वीर पुरुष के बारे में एकांकी के माध्यम से उनके जीवन कार्य को देखने वाले हैं, अर्थात पृथ्वीराज की आंखें। यह डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित एक एकांकी है और इस एकांकी में राष्ट्रीय वीरता की जो भावना है वह इस एकांकी के माध्यम से अभिव्यक्त हुई है। पृथ्वीराज की आंखें यह एकांकी साहित्य की विधा है और प्रस्तुत एकांकी में पृथ्वीराज चौहान के शौर्य, पराक्रम एवं बलिदान की कथा को विवेचित किया है। पृथ्वीराज की आंखें इस एकांकी के रचनाकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी एकांकी साहित्य विधा के जनक है, जो नाटक विधा को अपना पुत्र और कविता और समालोचना को अपनी पुत्रियां मानते हैं। वर्मा जी का जन्म 15 सितंबर 1950 को मध्य प्रदेश के सागर जिले के गोपालगंज मोहल्ले में वैष्णव एवं रामभक्त परिवार में हुआ। श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा और राज रानी दंपति की डॉक्टर रामकुमार वर्मा 11वीं संतान थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा नरसिंहपुर और जबलपुर के सिहोरा के MGF स्कूल में हुई। सन 1922 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर 10वीं कक्षा की पढ़ाई छोड़कर असहयोग आंदोलन में भाग लिया। सन 1923 में इंटर की परीक्षा रॉबर्टसन कॉलेज जबलपुर में उत्तीर्ण की। सन 1927 में प्रयाग विश्वविद्यालय से इन्होंने BA की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। सन 1929 में MA हिंदी की परीक्षा में प्रथम श्रेणी के साथ सर्वप्रथम स्थान का सम्मान प्राप्त किया। नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास विषय में PhD की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया। सन 1929 में 24 वर्ष की आयु में इनका विवाह लक्ष्मी देवी के साथ हुआ। राजलक्ष्मी इन दोनों के एकमात्र संतान हैं। सन 1929 में ही प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्राध्यापक पद पर नियुक्त हुए। कुछ समय के लिए सोवियत संघ, श्रीलंका, नेपाल और अमेरिका में भी उन्होंने अध्यापन का कार्य किया है। सन 1966 में डॉक्टर वर्मा जी 36 वर्षों तक अध्यापन कार्य करते हुए सेवानिवृत्त हुए। डॉक्टर वर्मा जी ने अपनी ही रचना संस्मरणों के सुमन में मेरी मृत्यु 3 बार आई और चली गई शीर्षक से विस्तार से लिखा है। रामकुमार वर्मा की मृत्यु 5 अक्टूबर 1990 को हुई है। उनके द्वारा लिखित साहित्य विविध प्रकार का है, जिसमें वीर हमीर, चित्तौड़ की चित्ता, चित्ररेखा, आधुनिक हिंदी काव्य, जौहर आदि उनकी कविताएं लिखित है। पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, 4 ऐतिहासिक एकांकी, रूपरंग, कौमुदी महोत्सव, मयूरपंख, रजत रश्मि, ऋतुराज, बहुरंगी नाटक, इंद्रधनुष, विभूति, सप्तकिरण, दीपदान, रिमझिम और 5 जन्य आदि उनके द्वारा लिखित एकांकी संग्रह है। उसे देखे जाए तो रामकुमार वर्मा ऐतिहासिक नाटककार और एकांकीकार के रूप में प्रसिद्ध है। पृथ्वीराज की आंखें इस एकांकी में कुल मिलाकर 5 पात्र है, जिसमें शहाबुद्दीन गोरी गोर का सुल्तान है, खान तातार मारूफ खां ये सरदार है, चंद बरदाई यह महाकवि है और पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के सम्राट है। और ये जो समय है सन 1192 में स्थित इस प्रकार की घटना है। गोर किले के सामने विस्तृत मैदान है और दिन का अंतिम प्रहर में बीत रहा है और इस समय मंच पर इस प्रकार के पात्रों का प्रवेश होता है। पृथ्वीराज की आंखें इस प्रस्तुत एकांकी में एकांकी पृथ्वीराज की आंखें एकांकी संग्रह से लिया गया है, जिसे सन 1937 में डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने बनारस की एक धर्मशाला में बैठकर लिखा है। महाकवि चंद ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान का कैद होना, उनकी धनुर्विद्या का वर्णन और पृथ्वीराज चौहान के शब्द बेदी बाण से शहाबुद्दीन गोरी का वध होना लिखा है। इसी दृष्टिकोण को सामने रखकर इस एकांकी की रचना की गई है। एकांकी में पृथ्वीराज चौहान की वीरता और आत्मगौरव का चित्रण हुआ है। निष्ठुर बादशाह मोहम्मद गोरी को कई बार पृथ्वीराज चौहान ने हराया, परंतु जयचंद की धोखेबाजी के कारण पृथ्वीराज गोरी से हार गए।
गौरी ने उन्हें कैद में डालकर अनेक यातनाएं दी। उनकी तेजपूर्ण आंखें, जिनसे दुश्मन थर्राते थे, उन आंखों को छुरे से छेद डाला गया था। पुतलियों को जला गया। इतना ही नहीं, आंखों में नींबू, मिर्च तथा नमक जैसी चीज़ें डाली गई थी। लेकिन जिसकी आंखों में स्वदेश की मूर्ति बसी हो, उसका शरीर कैद हो सकता है, आत्मा नहीं। इतनी भयानक यातनाओं के बावजूद भी गौरी पृथ्वीराज के स्वाभिमान को तोड़ नहीं सकी। उन्होंने गौरी की प्रत्येक बात तथा कटाक्ष का करारा जवाब देकर अपने स्वाभिमान को झुकने नहीं दिया। एकांकी के अंत में अपने शब्दभेदी बाण कौशल्य से पृथ्वीराज शहाबुद्दीन गौरी का वध करते हैं। प्रस्तुत एकांकी में इस प्रकार की कुछ ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित यह एकांकी बनाई गई है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने चंद-बरदाई के पृथ्वीराज रासों के अंतर्गत प्रस्तुत पृथ्वीराज का कैद होना, उनकी धनुर्विद्या का वर्णन और शब्दभेदी बाण से शहाबुद्दीन गौरी के वध की ऐसी घटनाओं को प्रमुख बनाकर इस एकांकी का लेखन किया है। एकांक में पृथ्वीराज चौहान की वीरता और आत्मगौरव का भी चित्रण हुआ है। पृथ्वीराज चौहान से बार बार पराजित हो जाने के बावजूद भी उनके जयचंद ने ही पृथ्वीराज से धोखेबाजी की और पृथ्वीराज गौरी से हार गए हैं। पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को कई बार जीवन दान दिया है, लेकिन धोखे से गौरी पृथ्वीराज चौहान को हराते हैं। गौरी ने उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी है। उनकी आंखें निकाली गई, उसमें नींबू, मिर्च तथा नमक जैसी चीज़ें डाली गई। यानी कि पृथ्वीराज को कई प्रकार की पीड़ा, प्राणांतिक पीड़ाओं को सहन करना पड़ा है। फिर भी पृथ्वीराज गौरी के सामने शरण नहीं आते और अपने स्वाभिमान और स्वाधीनता की रक्षा का वर्णन इस एकांकी में होता है। एकांकी का आरंभ ही संध्या के पूर्व समय में गौर किले के सामने विस्तृत मैदान में नाना रंगों के गुलदस्ते करीने से सजा दिए हैं। वहीं पर एक ऊंचा सा मंच बनाया है, जिस पर शहाबुद्दीन गौरी का आसन है। उत्तर और दक्षिण दिशाओं में 2 मीनारें हैं, जिन पर नगाड़े रखे हुए हैं। सभी सरदार एवं सामंत रंग बिरंगी पोशाक में सजकर बैठे हैं। उतने में शहाबुद्दीन गौरी का वहाँ पर आगमन हो जाता है और सभी सरदारों से वह कहता है कि बात यह है कि हिंदुस्तान से आए हुए हमारे नए मेहमान चंद-बरदाई साहब ने कल एक अजीबोगरीब बात बतलाई है। उन्होंने फरमाया कि हमारे कैदी मेहमान पृथ्वीराज चौहान, जो अपने को दिल्ली का बादशाह कहते हैं, अजीबोगरीब सिफत रखते हैं। तीरंदाजी में उनकी अदा है और जो आवाज़ पर तीर मारते हैं। शहाबुद्दीन के इस कथन से सभी सरदारों को आश्चर्य लगता है और वह पृथ्वीराज के इस कौशल को देखने का कौतूहल बढ़ जाता है। शहाबुद्दीन कहता है कि हमने तो पृथ्वीराज की आंखें निकाल दी है, तो क्यों न हम उनकी यह तीरंदाजी भी देख लें। पश्चात मारूफ खां से चंद-बरदाई के उपस्थिति के बारे में पूछता है। चंद-बरदाई के उपस्थिति का एहसास दिलाने के बाद गौरी कहता है कि कल चंद-बरदाई खुदकुशी करने की इजाज़त मांग रहे थे। हमने उन्हें रोका और तब पता चला कि पृथ्वीराज में शब्दभेदी बाण चलाने का कौशल्य है। चंद-बरदाई पृथ्वीराज के कौशल को पुनः प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि सचमुच सुल्तान तीर चलाने में जैसी कुशलता महाराज पृथ्वीराज में है, वैसे इस समय सारे भारत में किसी अन्य धनुषधारी में नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा बाण चलाने को शब्दभेदी बाण चलाना कहते हैं। चंद-बरदाई कहते हैं कि उन्होंने सुल्तान की कौशल्य देखने की इच्छा बता दी है और महाराज पृथ्वीराज भी इसके लिए तैयार हो गए हैं। गौरी के आदेश से सांकल में बंधे पृथ्वीराज को लाया जाता है। गौरी उनके हाथ को खोलने को कहता है तथा तीर कमान देने का आदेश देते हुए कहते हैं कि आप लोग गौर से देखें, दाएं बाएं लकड़ी की 2 मीनारें खड़ी की गई है। उन पर सिपाही तैनात कर दिए गए हैं, जो अपने साथ नगाड़े लिए हुए हैं।
जब वे इशारा पाकर नगाड़े पर चोट करेंगे तब नगाड़े की आवाज़ पर कैदी पृथ्वीराज तीर मारकर नगाड़े के चमड़े को बेध देगा। पृथ्वीराज चौहान के आने के पश्चात शहाबुद्दीन गोरी और पृथ्वीराज में बातें होती है, जिससे पृथ्वीराज का स्वाभिमान, उदारता और गोरी की दगाबाजी के दृश्य उपस्थित होते हैं। खुद के द्वारा ढाए गए जुल्मों को कुरेदते हुए पृथ्वीराज को अपमानित करने का गोरी प्रयास करता है, किंतु पृथ्वीराज द्वारा दिए गए उत्तरों द्वारा उसकी धोखेबाजी सामने आती है। शहाबुद्दीन द्वारा दी गई यातनाओं को मामूली बताते हुए पृथ्वीराज कहते हैं, सर्प भी हमारे शरीर से लिपटकर काट ले तो हमें कोई कष्ट नहीं, सर्प काट कर स्वयं मर जाएगा। हमारे एक ऋषि के शरीर पर बमीठा लग गया था, जटाओं में पक्षियों ने घोंसले बना लिए। उन ऋषि का नाम बमीन लगने से महर्षि वाल्मीकि हो गया। उन्हें इसकी क्या चिंता। ऋषि दधीची ने शत्रु को मारने के लिए अपने शरीर से हड्डियां निकाल कर दे दी। हमारे शिवी महाराज ने एक पक्षी को बचाने के लिए उसकी तोल का मांस अपने शरीर से काट कर दे दिया। आप इस बात पर प्रसन्न होते कि आपने मेरी आंखें जलाकर उनमें नींबू और मिर्च डालकर कष्ट दिया। भूल जाइए शहाबुद्दीन साहब, ये बातें हमारे लिए शरीर का कष्ट कोई कष्ट नहीं है। पृथ्वीराज का प्रस्तुत कथन भारतवर्ष के गौरवशाली परंपरा को याद दिलाता है। उसके बाद शहाबुद्दीन द्वारा दिए गए धोखे के बारे में पृथ्वीराज कहते हैं कि पिछली लड़ाई में आप हार गए थे और माफ़ी मांगकर लौट गए थे। आपने मुझे वचन दिया कि अब आप कभी भूलकर भी भारत की ओर पैर न बढ़ाएंगे, लेकिन आप अपने वचन के पक्के नहीं निकले। उस बार आप फिर हारे। आपके अमीरों ने प्रार्थना की कि आपको छोड़ दिया जाए। दंड स्वरूप 9000 घोड़े, 700 इराकी अश्व, 8 सफ़ेद हाथी और बहुत से जवाहरात देकर आपने संधि की। इस संधि से हमने सोचा था कि हम दोनों हिंद से लेकर गजनी तक हिंदू और तुर्क दो भाइयों की तरह दुनिया में एक नई मिसाल पेश कर प्रजा को सुख चैन की जिंदगी देंगे, लेकिन फिर भी आप झूठ निकले। आपने हम पर फिर हमला किया। प्रस्तुत कथन गोरी की धोखेबाजी को व्यक्त करता है। विश्वास एवं दिलेरी के साथ साथ बार बार पृथ्वीराज गोरी को माफ़ करते रहे और बार बार वह यह गलती करता रहा। अब पृथ्वीराज को उनके द्वारा उन्हें छोड़ देने की गलती का पश्चाताप होने लगता है और ऐसी गलती भविष्य में कोई न करने का संदेश देते हुए कहते हैं कि हम अपने देशवासियों को यह संदेश देना चाहते हैं कि वे अपराधी को केवल एक बार क्षमा करें, अनेक बार क्षमा करने से अपराधी क्षमा पाने का अनुचित लाभ उठाते हैं। तब चंद्रबरदाई पृथ्वीराज के मन की पीड़ा को जानते हुए उन्हें आश्वस्त करते हुए कहते हैं कि महाराज, आपका यह संदेश देशवासियों के पास तब भी पहुंच गया है जब आपको कैदी के रूप में यहाँ लाया गया है। अर्थात पृथ्वीराज चौहान द्वारा दी गई छूट का गलत फायदा उठाते हुए शहाबुद्दीन गोरी ने उनके विश्वास को तोड़ दिया था। शहाबुद्दीन बातों को टालकर पुरानी बातों को छोड़ने और उनके यहाँ लाने के उद्देश्य से अवगत कराते हुए उन्हें अपने शब्द विधि बाण चलाने कौशल को प्रस्तुत करने को कहता है। पृथ्वीराज को तीर कमान दी जाती है तथा उन्हें ये सूचना दी जाती है कि यहाँ से दाई और बाई तरफ लकड़ी की 2 मीनारें बना दी गई है। उन पर कुछ सिपाही तैनात है। वे अपने साथ नगाड़े लिए हुए, इशारा होने पर वे नगाड़े पर चोट करेंगे। नगाड़े की आवाज़ होने पर आपके तीर से उस नगाड़े में छेद हो जाना चाहिए। सिपाही को जरा भी चोट नहीं लगनी चाहिए। आपके पास आंखें तो है ही नहीं। आवाज़ दाएं या बाएं जिससे आए आपको आवाज़ का अंदाज़ा लेकर ही अपना तीर चलाना है। पृथ्वीराज तैयार हो जाते हैं। शहाबुद्दीन के इशारे पर नगाड़े पर चोट की जाती है और पृथ्वीराज तीर से उस नगाड़े में छेद कर देते हैं। शहाबुद्दीन और सभी सरदार उनके इस कौशल को देखकर अचंभित हो जाते हैं। तब चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज अपनी तय की गई योजना के अनुरूप शहाबुद्दीन को पृथ्वीराज के दूसरे कौशल को देखने का चंद्रबरदाई आग्रह करते हुए कहते हैं, अपने महाराज पृथ्वीराज के शब्द भेद करने का कौशल देखा है? किस दिशा से कितनी दूर पर किस गति से शब्द किया जा रहा है। इन सब का एक साथ विचार कर कितनी तेजी से बाण छोड़ा जाए, इस विद्या को महाराज
पृथ्वीराज अच्छी तरह जानते हैं। आप इनकी और परीक्षा ले सकते हैं। जैसे एक नगाड़े पर आवाज़ होने पर महाराज पृथ्वीराज ने उसे भेद दिया, उसी प्रकार दूसरी दिशा में भी शब्द होने पर वे उसे भेद देंगे। लेकिन इसे आप स्वयं देखने का कष्ट करें। दूर से बैठकर देखने में आपको महाराज पृथ्वीराज की धनुर्विद्या का चमत्कार समझ में नहीं आएगा। शहाबुद्दीन में इस कौशल को जानने की लालसा बढ़ जाती है और वह चंद्रबरदाई से कहता है कि यह किस तरह का समझा जा सकता है। तब चंद्रबरदाई उसे कहते हैं कि अगर आप संकेत कर उस कोने में छिप कर खड़े हो जाए और वहाँ से ताली बजाए तो आप देखेंगे कि महाराज पृथ्वीराज का बाण किस तरह उस छिपे हुए स्थान पर पहुंचकर ताली की आवाज़ को भेद देगा। शहाबुद्दीन चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज की योजना से अनजान तत्काल ये सब करने को तैयार हो जाता है। वह छिपकर ताली की आवाज़ करता है और कहता है, आवाज़ पर तीर हो, आवाज़ पर तीर हो। चंद्रबरदाई महाराज पृथ्वीराज को शहाबुद्दीन पर उचित निशाना लगाने के लिए कहते हैं। उसके सही ठिकाने का वर्णन करते हुए कहते हैं, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता थल पे सुल्तान मत चुके चौहान। चंद्रबरदाई वर्णन सुनते ही जब महाकाल कहते हुए पृथ्वीराज तीर चलाते हैं और सीधा शहाबुद्दीन के पेट में उसे उतार देते हैं। शहाबुद्दीन के कराहने आवाज़ आती है, दगा दगा दगा, और अपनी योजना के अनुरूप चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज शहाबुद्दीन को यमलोक भेज देते हैं। अपने स्वाभिमान की रक्षा हेतु उन्हें दुश्मन के हाथों से अपनी मृत्यु भी चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज को मंजूर नहीं होती और वे दोनों अपने हाथों से एक दूसरे के सीने में कटार घोंपकर अपना बलिदान देते हैं। अतः प्रस्तुत एकांकी के द्वारा पृथ्वीराज के शौर्य, पराक्रम, राष्ट्राभिमान को प्रस्तुत करते हुए भारतवर्ष की गौरवशाली परंपरा के अतीत को प्रस्तुत किया गया है। चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज शत्रुओं में घिरे हुए होने के पश्चात अपनी तय की गई योजना के अनुरूप बार बार धोखा देने वाले शहाबुद्दीन गोरी का अंत कर देते हैं। साथ ही स्वयं एक दूसरे के सीने में कटार घोंपकर यह सिद्ध कर देते हैं कि उन्हें दुश्मन के हाथों से मौत भी मंजूर नहीं है, जो उनका सर्वोच्च बलिदान की गाथा को विवेचित करता है। अतः डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपनी इस एकांकी के द्वारा भारतवर्ष के ऐतिहासिक चरित्र पृथ्वीराज चौहान के शौर्य, चातुर्य एवं राष्ट्रनिष्ठा, राष्ट्र प्रेम को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है।